बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। खालिस्तान के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि मैं एक डिटेल में आपको चीज़ें बताऊँगा। तो आज जो मैं इस हिस्से में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि खालिस्तान की तहरीक शुरू क्यों हुई और ये सिख मज़हब है क्या, कैसे ये लोग इस इलाके में रूल करते रहे हैं, इनका उरूज कैसे आया, इनका जवाल कैसे आया और वो कौन सी वजूहात हैं कि ये अब भारत में अपना एक नया मुल्क मांग रहे हैं और उसके लिए ज़ोर लगा रहे हैं। 2020 में इन्होंने एक रेफरेंडम का भी ऐलान किया था, उसके ऊपर सिखों ने बड़ा उसको वेलकम किया है। सिख भारतीय फ़ौज को छोड़ रहे हैं, भारत के साथ उनके ताल्लुकात लगातार ख़राब हो रहे हैं। इसके पीछे जो वजूहात हैं वो भी आज मैं इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव। उन्होंने हरमिंदर साहब, एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वो बनवाया था हरियाणा में। और ये जो हरमिंदर साहब है इसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि बाद में ये 1605 में मुकम्मल हुआ था। और गोल्डन टेम्पल इसको इसलिए कहते हैं कि बाद में जब रंजीत सिंह ने इस पूरे खित्ते पे हुकूमत की तो रंजीत सिंह ने इसके ऊपर सोने की परत एक चढ़वाई थी, तो उसकी वजह से इसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। इसको अगर आप देखें तो अभी भी ये आपको गोल्डन दिखाई देगा। ये गोल्डन टेम्पल एक बहुत बड़ी वजह है आज़ादी की उस तहरीक की, और गोल्डन टेम्पल की वजह से सिख जो है वो भारत से और भारत की हुकूमत से बहुत ज़्यादा खाइफ हैं। वहाँ क्या हुआ था उसके ऊपर आते हैं, लेकिन पहले ये देखें कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने यहाँ पे, तो उस वक्त सिखों ने भारत का साथ दिया। मुसलमानों से उनके झगड़े हुए, दंगे हुए, फसाद हुए, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, बहुत सारे सिख जो हैं वो भी मारे गए इस लड़ाई में। और उसके बाद भारत इंडिया के साथ जो है वो इंडिया के साथ सिख जो है वो जुड़ गए। उन्होंने वहाँ नौकरियाँ शुरू की, वहाँ काम शुरू किए। शुरू में तो मामला ठीक चलते रहे, सिख पॉलिटिक्स भी करते रहे, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जब उन्होंने देखा कि अकाली दल नामी एक जो जमात है सिखों की, वो कांग्रेस को हरा के अपनी हुकूमत बना रही है, तो उन्होंने इनके अंदर डिवाइड पैदा करने की कोशिश की। और जरनैल सिंह भिंडरावाले नामी एक बड़े ज़बरदस्त आदमी को, जो बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर थे, बहुत अच्छा अपने रिलीजन को जानते थे, उनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी थी और उनकी बातें लोग मानते थे, उनको बतौर एक सियासी ताकत के हथियार के इस्तेमाल करने की कोशिश की अकाली दल के ख़िलाफ़, ताकि सिख जो हैं वो डिवाइड हो जाएं। लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जरनैल सिंह जो हैं वो उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। हुआ ये कि जरनैल सिंह जैसे जैसे पॉलिटिक्स में कामयाब होते गए, मकबूल होते गए, उन्होंने सिखों के हुकूक का जो है वो नारा लगाना शुरू किया। 1973 में एक करारदाद पेश की गई थी आनंदपुर में, आनंदपुर साहब में, और वो जो करारदाद थी उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखों ने डिमांड की थी। और सिख उसमें क्या मांग रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमारे किरदार को बढ़ाया जाए, हमारी ज़ुबान की बुनियाद पे हमें हमारे इलाके दिए जाएं और हमें खुद मुख्तारी दी जाए, वफाक का किरदार कम किया जाए और हमें लैंड रिफॉर्म्स की जाएं, इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाई जाए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मांगी थी 1973 में। लेकिन क्योंकि इस इलाके को हमेशा से नीचा रखा गया, इनको तरक्की नहीं दी गई और पॉलिसी के तहत नहीं दी गई, क्योंकि भारत को ये लगता था कि सिख तरक्की करेंगे तो हमारे लिए ख़तरा बनेंगे, तो हिंदुओं ने इनको जानबूझकर दबा कर रखा। इसी मुतालबे को जैसे ही ताकत पकड़ी तो जरनैल सिंह भिंडरावाले ने इस मुतालबे को बहुत ज़्यादा शद्द और मत के साथ उठाया। 1980 के बाद जो है वो इनके साथ सुलह हो गई, जो अकाली दल की जमात थी उनकी भी, और ये दोनों मिलकर अपने मुतालबात को आगे बढ़ाना शुरू हुए। तब बार बार कर्फ्यूज़ लगाए गए, दंगे फसाद शुरू हुए, इंडिया के बाकी इलाकों में सिखों को कत्ल किया गया। उन रियासतों में जहाँ सिखों की आबादी कम है, इनके घरों को आग लगाई गई, और सिख उसके रिएक्शन में इसी किस्म का रद्द-ए-अमल देना शुरू हो गए। पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था और बाकी सूबों के अंदर सिखों का कत्लेआम हो रहा था, और सूरत-ए-हाल बदस्तूर ख़राब होती चली जा रही थी। 1982 के दौरान जो है वो जो जरनैल सिंह भिंडरावाले थे वो अपने साथियों के साथ गोल्डन टेम्पल में आ गए, हरमिंदर साहब में आ गए, और यहाँ पे आके उन्होंने अपना प्रीचिंग शुरू कर दी और सिखों को ये बताना शुरू किया कि उनके हुकूक जो हैं वो उनको मिलने चाहिए, और वफाक उनके साथ ज़्यादती कर रहा है, कांग्रेस की हुकूमत उनके साथ ज़्यादती कर रही है। लेकिन जैसे जैसे सिखों के अंदर अवेयरनेस आ रही थी, वैसे वैसे भारतीय हुकूमत जो है वो भी अपनी तरफ से सख्ती करती चली जा रही थी। 1981 में एक मरदमशुमारी हुई। मरदमशुमारी में
जो वफाकी हुकूमत है या हिंदू हैं, उन्होंने जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि अगर आप पंजाबी बोलते हैं तब भी आप अपनी मादरी ज़बान जब बताएं मरदमशुमारी में, तो आप उसमें यह बताएं कि आप हिंदी बोलते हैं। इस पर सिख बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि ज़बान की और बोली की बुनियाद के ऊपर जो है, मादरी ज़बान की बुनियाद के ऊपर रियासतों को इलाके मिल रहे थे और इसी बुनियाद पे इंडिया में मिले हैं। तो यहाँ पे ये झगड़ा पैदा हो गया। सिखों ने कहा कि आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, पंजाबी बोलने वालों को मजबूर किया जा रहा है कि वो वहाँ लिखें कि वो हिंदी बोलते हैं, तो ये ज़्यादती है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। भिंडरावाले को इस बीच में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के चंद दिन के अंदर ही उनको पहली मरतबा पता चला इंडिया को कि ये इतने ताकतवर हैं जरनैल सिंह, के पूरे पंजाब में जगह जगह आग लग गई, मुजाहरे शुरू हो गए। तो भिंडरावाले को छोड़ दिया गया और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा ताकत मिल गई। 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा जो है वो एक शुरू हुआ और इसमें जो अकाली दल है और भिंडरावाले जो हैं ये सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिल के वो मुतालबात जो इनके थे वो सारे के सारे वफाकी हुकूमत के सामने, उस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके सामने रखे। 1983 में पुलिस का और इन लोगों का एक तनाज़ा हुआ जहां पे गोली चल गई और गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पे एक डीआईजी था अटवाल, वो जो है वो वहां पे मारा गया और उसकी लाश 2 घंटे तक सीढ़ियों पे पड़ी रही। बाद में उसकी लाश को वहां से उठाया गया और इसके बाद रिएक्शन शुरू हो गया इंडिया के अंदर। हुकूमत जो है उसने एक ऑपरेशन प्लान करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ सिख जो हैं वो अपनी तहरीक को मजीद तेज़ करते चले गए। सिख उस वक्त तक खुद मुख्तारी मांग रहे थे, सिख उस वक्त तक मांग रहे थे कि अपने हुकूक मांग रहे थे और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। 1 जून 1984 को पंजाब में मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया गया। इंदिरा गांधी ने रेडियो पर पैगाम दिया कि हम बातचीत के जरिए सुलह करना चाहते हैं, लेकिन वो एक धोखा था। वो एक ऑपरेशन प्लान कर चुके थे और फौज को उन्होंने कह दिया था कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो हमें यहाँ पे करना है। तमाम मार्केटें, तमाम मवासलात, तमाम खतो किताबत सब कुछ बंद कर दिया गया। हत्ता के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे उनको भी अमृतसर से निकाल के गोल्डन टेम्पल से दूर दराज के इलाकों में दूसरे शहरों में पहुँचा दिया गया। सिख बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि 3 जून 1984 को गुरु अर्जन सिंह का जो है वो एक यादगार के दिन के तौर पे मनाया जाता है इस दिन को, तो सिख बहुत बड़ी तादाद में वहाँ गोल्डन टेम्पल में मौजूद थे। गोल्डन टेम्पल का मुहासरा कर लिया गया। इस ऑपरेशन में जो अंदर सिख मौजूद थे उन्होंने मुजामत की, लेकिन मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार ने वहाँ पे टैंक्स मंगवा लिए और टैंकों के साथ सिखों के मुकद्दस मकामात के ऊपर गोलाबारी की। ना सिर्फ बहुत सारे सिखों को मार दिया गया, हज़ारों की तादाद में सिखों को उस दिन मारा गया और सिख इस दिन को आज भी यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। बहुत खौफनाक ऑपरेशन था, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन था और उसमें सिखों के जो रहनुमा हैं जरनैल सिंह भिंडरावाले, उनको भी जो है वो जांबाग कर दिया गया और उनके साथ दीगर जो उनके बड़े करीबी साथी थे वो सारे भी मारे गए और बहुत बड़ी तादाद में जो सिख वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में उस दिन मौजूद थे उनको भी मार दिया गया। 70 की दहाई में सिख जो हैं वो कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे मुल्कों में जाना शुरू हुए। उनकी बहुत बड़ी तादाद वहाँ रहती थी। जो सिख वहाँ मौजूद थे उन्होंने 70 की दहाई के बाद ये जब गोल्डन टेम्पल का आज़ाद रियासत की बात करना शुरू की थी, लेकिन इंडिया में उसको इतनी पजीराई नहीं मिल रही थी। वहाँ पे खालिस्तान की बात उस तरह से नहीं की जा रही थी। खालिस्तान का मतलब है द लैंड ऑफ प्योर, यानी खालिस लोगों का मुल्क या खालिस मुल्क, या जहाँ पे हर चीज़ जो है वो बनावट के, मिलावट के बगैर है, रियाकारी नहीं है, बेईमानी नहीं है, इसलिए वो उसको खालिस्तान कहते हैं। खालसा से उन्होंने ये लफ्ज़ जो है वो निकाला है। 5 जून की शाम को एक बहुत अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जो बाहर एक नारा लगाया गया था खालिस्तान का, वो इंडिया में उतना मकबूल नहीं था, लेकिन गोल्डन टेम्पल में जो कुछ हुआ और 5 जून की शाम को एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। भारतीय फौज अंदर दाखिल हो गई, टैंक मंगवा लिए, गोल्डन टेम्पल को तबाह कर दिया। एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसमें इनकी बहुत कीमती किताबें मौजूद थी, सिखों की जो रिलीजियस किताबें थी, उनमें आग लग गई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस पर पूरी सिख कौम जो है वो आग बबूला हो गई, पूरी कौम में आग लग गई, हर तरफ मुजाहरे शुरू हो गए। सिखों की लाशें ही लाशें पड़ी थी गोल्डन टेम्पल में और वो एक इंतहाई खौफनाक दिन था। सिखों ने उसके बाद इसका बदला भी लिया है, यानी इसके बाद इंडिया को 2 मजीद ऑपरेशन करने पड़े गोल्डन टेम्पल में। एक था ब्लैक थंडर 1, एक था ब्लैक थंडर 2, और ये जो गोल्डन टेम्पल का पहला ऑपरेशन था जो 3 जून से 5 जून तक हुआ, इसको कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये सिखों के लिए आज भी एक जलता हुआ अंगारा है जो वो अपने दिल में महसूस करते हैं और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो उन्होंने उस दौर में किया। इसके बाद इंदिरा गांधी को उनके सिख गार्ड्स ने कत्ल कर दिया। जो आर्मी चीफ था उस दौर में AS वादिया, उसको भी 1986 में जो है सिखों ने कत्ल कर दिया
और एक एयर इंडिया फ़्लाइट थी 1985 में, उसको भी बम से उड़ा दिया जिसमें हिंदू यात्री थे। तो सिखों ने एक रेजिस्टेंस शुरू की, एक तहरीक शुरू की, और खालिस्तान जो है वो हर सिख बच्चे के दिल की आवाज़ बन गया। बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चली। 1992 तक तो यहाँ पे कोई हुकूमत ही नहीं आई, इलेक्शन ही नहीं हुए। यहाँ पे सदारती राज इस इलाके में रहा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता रहा पूरे पंजाब के अंदर, और सिख आवाज़ उठाते रहे। सिखों का कत्लेआम हुआ, हज़ारों की तादाद में सिखों को पूरे इंडिया में मारा गया, और इतना खौफनाक कत्लेआम था, इतना ज़बरदस्त रिएक्शन था। और कुछ बीजेपी के और कांग्रेस के रहनुमा थे जो जानबूझकर सिखों को कत्ल करते थे। उनके ऊपर मुकदमे भी चले, लेकिन भारत में इंसाफ आपको पता नहीं होता, तो वो नहीं हो पाया। सिखों ने अब ये जो तहरीक थी, इसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने सिखों की लिस्टें जो मौजूद थी वो इंडिया के हवाले कर दी थी, और इंडिया ने उसके बाद सिखों का एक और कत्लेआम किया था। तो ये बड़ा पिसा हुआ तबका है। तब सिखों ने सन 2000 से पहले ये तय कर लिया कि वो पहले अपने आप को ताकतवर करेंगे और उसके बाद वो अपनी तहरीक को दोबारा खड़ा करेंगे। वो पिछले 20 साल से 25 साल से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बनाई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है, अब वो बहुत ताकतवर हैं। भारत की इकॉनमी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, पूरी दुनिया में उनकी इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा पैसा बना चुके हैं। कनाडा में दूसरी बड़ी ज़ुबान पंजाबी बोली जाती है। इसी तरह यूके में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पूरे यूरोप में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। सिख दुनिया के हर हिस्से में, और 50 मुल्कों में लगभग उन्होंने कानून बदल दिया है कि वो हेलमेट नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो पग पहनते हैं, पग के ऊपर हेलमेट आ नहीं सकता। तो उनकी ताकत का आप अंदाज़ा करेंगे, 50 मुल्कों के अंदर वो कानून को बदल चुके हैं, ऐसे तगड़े हैं इस वक्त वो। अब जब वो ताकत पकड़ चुके हैं तो उन्होंने फैसला किया है कि वो अब अपना नया मुल्क बनाएंगे, और उसके लिए वो रेफरेंडम करवाने जा रहे थे 2020 में। कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने इसको 2 साल आगे किया है, और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो परमजीत सिंह जो उनके रहनुमा हैं वो कर चुके हैं कि 2020 की बजाय कोरोना वायरस आ गया तो हम अपना रेफरेंडम जो है, जिसमें पूरी दुनिया के सिख हिस्सा लेंगे, इंडिया में भी होगा और पूरी दुनिया में होगा, वो रेफरेंडम 2022 में करवाया जाएगा। इस वक्त इंडिया में कोई भी सिख हुकूमत ऐसी नहीं है जो खालिस्तान की तहरीक से अपने आप को एलानिया अलग रख सके, क्योंकि खालिस्तान उनके दिल की आवाज़ बन चुका है। 13,000 से करीब जो है वो भारत के अंदर से जो भारतीय फ़ौज है उसमें से सिख फ़ौजी अपने आप को फ़ौज से अलग कर चुके हैं, बगैर कोई फ़ायदा लिए, बगैर कोई पेंशन लिए, अपनी सारी तनख्वाहें भी छोड़ के, अपने सारी मुराद भी छोड़ के वो फ़ौज छोड़ के आ गए हैं, और अब वो खालिस्तान तहरीक में शामिल हो गए हैं। ये तहरीक दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है। उनके हर बच्चे, हर खातून, हर बूढ़े के दिल के अंदर जो है वो ये बात है कि खालिस्तान हमारा एक नया मुल्क बनेगा। और क्योंकि उनके साथ जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ है तो पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं उनके साथ है, और दुनिया भर के मुल्क जो हैं वो सिखों के इस हक़ के लिए इसको ओन करते हैं कि इनको इनका हक़ मिलना चाहिए। अब देखना ये है कि आने वाले सालों में ये तहरीक कैसे चलती है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी कुछ करेंसी शो की है सिखों ने, जिस पे बाबा गुरु नानक की उन्होंने तस्वीर भी लगाई है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान, और अपना एक पासपोर्ट भी जारी किया है थोड़े दिन पहले। अब अलामती तौर पे वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो इसके अंदर क्या कर पाएंगे और उनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये जोग्राफिया क्या कहता है इस इलाके का, और कौन कौन से इलाकों को वो अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं, वहाँ उनकी स्ट्रेंथ और तादाद क्या है, दुनिया से उनको क्या सपोर्ट मिल सकती है, और क्या भारत इस वक्त उनको रोक सकता है। इन सारी चीज़ों पे एक और वीलॉग करेंगे, लेकिन आज मैंने आपको इसका सारा बैकग्राउंड बताया। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।